हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब। जी हां, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर हिजबुल कमांडर ने भारत के खिलाफ उगला जहर। बताएंगे कितनी जहर घुली है इनके अंदर भारत को लेकर, सब उजागर करेंगे दोस्तों। तो वहीं भारत पर धनों की बारिश करेंगे G7 देश अगले हफ्ते। इस देश में होने जा रही है बड़ी बैठक। जी हाँ, तो वहीं LG की पावर बढ़ाने पर भड़क उठी है महबूबा मुफ्ती, उगल दिया जहर दोस्तों। तो वहीं मालदीव की मौजूद सरकार भारत के साथ बैर करने के बावजूद भी भारत के ही फल सब्जियों पर आश्रित दिखाई दिया है दोस्तों। बताएंगे भारत से कैसे फल सब्जियां लेकर मालदीव पहुंचा मालवाहक जहाज। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर एक बार बेनकाब। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर हिजबुल कमांडर ने भारत के खिलाफ उगला है जहर दोस्तों। भारत की सीधा मुकाबला करने में नाकाम पाकिस्तान अब आतंकवादियों का महिमा मंडन करने और उन्हें टीवी चैनलों पर जगह देने जैसी हरकत करने लगा है। ताजा घटना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर यानी POK में घटी है। यहाँ एक स्थानीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े कमांडर शमशेर खान का इंटरव्यू लिया। जी हाँ, यूरोपीय संघ, भारत, कनाडा और अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। JK बोल नामक नेटवर्क द्वारा अपलोड किए गए इंटरव्यू में शमशेर खान को आतंकवाद के अपने पिछले कारनामों का बखान करते और भविष्य की खौफनाक योजनाओं का खुलासा करते हुए देखा जा सकता है दोस्तों। इंटरव्यू के दौरान कमांडर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को हीरो बताया और उसकी तारीफ भी की। उसने ये भी कहा कि उसका मकसद भारतीय सेना से लोहा लेना और उन्हें चैन से जीने ना देना है। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। हाल ही में आतंकवादियों के एक हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। तब ऐसे में पाकिस्तानी आतंकवादी का ये भारत को लेकर बयान देना कि भारतीय सेनाओं से लोहा लेना और भारतीयों को चैन से नहीं रहने देना। और सब में बड़ी बात दोस्तों, ये बयान खुल्लम खुल्ला दे रहा है पाकिस्तान का आतंकवादी। अब इस पर भारत को तो एक्शन लेना बनता ही। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं इस आतंकवादी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है कि पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम अपनी बात रखते हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF ने ड्रोन को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। जी हां, पंजाब के फाजिलका जिले में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। BSF जवानों ने ड्रोन के से पिस्तौल बरामद किया। तलाशी अभियान के दौरान ड्रोन के साथ एक संदिग्ध पैकेट भी बरामद हुआ जो पीले रंग की पैकिंग सामग्री में लिपटा हुआ था। पैकेट से एक छोटी प्लास्टिक की टॉर्च के साथ एक धातु की अंगूठी भी जुड़ी हुई मिली। पैकिंग खोलने पर अंदर 3 पिस्तौल और 7 खाली पिस्तौल मैगजीन मिली। है बरामदगी फाजिलका जिले के महरसोना गांव से सटे एक खेत में बरामद हुई। बरामद हुए इस ड्रोन को चीन का बना हुआ बताया गया है, यानी कि ये ड्रोन चीन निर्मित है जो पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और भारत में आतंक फैलाने के लिए हथियार मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको समय रहते भारतीय सेनाओं ने उजागर कर दिया और पाकिस्तान और चाइना की पोल खोल कर रख दी। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत पर धनों की बारिश करेंगे G7 देश अगले हफ्ते इटली में होने जा रही अहम बैठक। जी हां, अगले हफ्ते इटली में G7 देशों की अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान G7 देश भारत में निवेश के लिहाज से धनों की बारिश कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अगले सप्ताह इटली के रेजियो कैलाब्रिया में G7 देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद रहेंगे। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि इस दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। रेजियो कैलाब्रिया दक्षिणी इटली का एक तटीय शहर है जहां ये बैठक होने जा रही है। 7 औद्योगिक देशों के समूह G7 में शामिल है। वो देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिकी। दोस्तों बयान के मुताबिक इन बैठकों का मकसद व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते तलाशना है, द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों को हल करना है और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। जी हाँ, इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक 16 से 17 जुलाई के आउटरीच सत्र के दौरान गोयल पर चर्चा करेंगे। ऐसे में दोस्तों पीयूष गोयल को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। और वाकई में भारत पर धनों की बारिश होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं बता दें, नेपाल में तख्ता पलट के बाद ओली सोमवार को लेंगे, यानी कि कल लेंगे PM पद की शपथ। छोटा होगा मंत्रिमंडल। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ है। पुष्प कमल दहल प्रचंड विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं KP शर्मा ओली अपने गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे
है केपी शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करने को लेकर शनिवार को विचार विमर्श किया। ओली के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के सोमवार को शपथ लेने की संभावना है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल रविवार दोपहर तक ओली को नेपाली कांग्रेस यानी CPN UML गठबंधन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। नेपाली कांग्रेस और UML के करीबी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद सुबह नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को शपथ दिला सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले सोमवार को एक छोटे मंत्रिमंडल की घोषणा होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें चीन समर्थक केपी शर्मा ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, लेकिन 12 की उम्र में राजनीति में उतरने वाले राम को नेपाल का बताने वाले आखिर भारत के साथ कैसे होने वाले हैं, इनके संबंध आपको बता दें दोस्तों। नेपाल में परसों यानी कि 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो जाएगा। ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी PM पद पर बने रहेंगे। सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट्स का एग्रीमेंट बना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें 1 पॉइंट संविधान में बदलावों को लेकर भी है। जी हाँ, आपको बता दें BBC की रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। केपी ओली सरकार में ही नेपाल ने अपना एक नक्शा भी जारी किया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। आपको याद होगा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को लेकर ओली के प्रधानमंत्री बनने पर ही नक्शा जारी किया गया था। नेपाल ने मई 2020 में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके को नेपाल अपना हिस्सा बताने लगा। भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में फिर माना जा रहा है कि चीन समर्थित ओली के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते थोड़े से तल्ख जरूर होंगे, थोड़े से बिगड़ेंगे जरूर। तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर को म्यूनिसिपैलिटी में बदल दिया। जी हाँ, LG की पावर बढ़ाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। बता दें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती को रह कर वो याद आता रहता है। चाहे कोई भी मौका हो, जम्मू कश्मीर को आजाद मुस्लिम मुल्क बनाने की उनकी चाहत भी जब तब झलक जाती है। इसकी झलक एक बार फिर तब दिखी जब वो जम्मू कश्मीर में LG की शक्तियां बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस चाहत के साथ मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का साथ थामा था वो पूरी नहीं हो पाई है। पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज हमारे 13 शहीदों का दिन है जिन्होंने हमें तानाशाही से आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत रहे। ये जी हाँ, ये वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान का हाथ थामा। तो वहीं आपको बता दें भारत से फल सब्जियां लेकर मालदीव पहुंचा मालवाहक जहाज। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग खुलने का मिला संकेत। दरअसल भारत से 150 टन खराब होने वाली खाद्य सामग्री बोले तो फल सब्जियां लेकर पहला मालवाहक जहाज मालदीव पहुंचा है। इससे मालदीव को आयात की कीमतों को स्थिर करने में काफी मदद मिलेगी। ये जहाज तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह से रवाना हुआ और मालदीव के दक्षिणी एटोल स्थित हितबू बंदरगाह पहुंचा। जहाज में ताजे फल सब्जियां, प्याज, लहसुन और अंडे रखे गए थे। भारतीय मालवाहक जहाज के मालदीव पहुंचने से एक खास बात का संकेत ये भी मिला है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मालदीव पोर्ट्स लिमिटेड यानी MPL ने भारत से द्वीप राष्ट्र के बीच आयात निर्यात के लिए अपना समुद्री मार्ग खोल दिया है। भारत के तूतीकोरिन बंदरगाह से मालदीव के हितधू बंदरगाह तक आयात निर्यात के लिए हर समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मालदीव को शर्म आनी चाहिए। मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू को जो भारत के साथ बैर करने की कोशिश में लगे हुए हैं जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उनको नहीं पता कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के मालदीव कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अब दुश्मनी होने के बावजूद भी भारत ही उसको फल सब्जियां दे रहा है, जो कि मालदीव के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। ऐसे में नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां हमास मिलिट्री चीफ को निशाना बनाकर इजराइल ने गाजा पर किया सबसे भीषण हवाई हमला। 71 लोगों की मौत की खबर। जी हां, इजरायली सेना ने हमास के मिलिट्री चीफ को निशाना बनाकर गाजा पर सबसे भीषण हवाई हमला किया है। गाजा के एक सुरक्षा अधिकारी और इजरायली सेना के रेडियो ने कहा कि शनिवार को गाजा में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेइफ को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमला किया गया। गाजा एनक्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में कम से कम 71 फलस्तीनी मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि डेफ मारा गया भी है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें ईरान के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका को दिया डायरेक्ट ट्रेलर। कहा दबाव में नहीं आएगा हमारा देश। जी हाँ, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पहली बार अमेरिका को खुला ट्रेलर दे दिया है। डॉक्टर पेजेश्कियन ने अमेरिका से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय हितों और शांति
शांति की पूर्व शर्त के अनुरूप सभी देशों के साथ संतुलित संबंध स्थापित करेगी, लेकिन अमेरिका पर जोर देते हुए कहा कि उनका देश दबाव में नहीं आएगा। मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार देर रात के देश के सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स में नई दुनिया के लिए मेरा संदेश शीर्षक लिखा, जिसमें नवीनतम राष्ट्रपति चुनाव की प्रशंसा की गई, जिसने उल्लेखनीय स्थिरता का प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने लिखा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को बरकरार रखने का संकल्प लेते हैं, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति बनने पर पहली बार ऐसा बयान दे दिया, वो भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी और चेताया है दोस्तों। तो वहीं बता दें, जेल में ही रहेंगे इमरान खान और बुशरा बीवी, सुबह मिली राहत और शाम में हुए फिर गिरफ्तार। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को NAB ने तोशाखाना भ्रष्टाचार के नए मामले में गिरफ्तार किया है। इमरान खान और उनकी पत्नी को कल सुबह यानी कि 13 जुलाई 2024 को ही इद्दत मामले कोर्ट ने बरी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक की फिर से गिरफ्तारी अदियाला जेल में नाब अधिकारी मोहसिन हारून के नेतृत्व में की गई है। तोशाखाना की दूसरी जांच के इमरान खान पर कथित तौर पर महंगी गाड़ियों, घड़ियों, आभूषणों और अन्य उपहार अवैध रूप से अपने पास रखने और उन्हें बेचने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, जो बाइडेन ने चीन को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका ने तिब्बत से संबंधित विधेयक पर कर दिए हस्ताक्षर। जी हां, अमेरिका ने कि राष्ट्रपति बाइडेन ने तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने और इस हिमालयी क्षेत्र के दर्जे व शासन से संबंधित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और दलाई लामा के बीच संवाद को बढ़ावा देने संबंधित एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद ये एक कानून बन गया है। चीन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध करते हुए इसे अस्थिरता पैदा करने वाला कानून बताया था पिछले साल फरवरी में प्रतिनिधि सभा ने, जबकि मई में सीनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बाइडेन ने शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि आज मैंने S-138 तिब्बत चीन विवाद समाधान को बढ़ावा देने वाला अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं तिब्बतियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। जी हां दोस्तों, यानी कि चीन के समझाने के बावजूद भी, चीन के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अमेरिका ने वही कदम उठाया जिसको चाइना कभी सपने में भी नहीं सोचता। अब देखना ये होगा कि चाइना क्या एक्शन लेता है। तो वहीं बता दें, रूस का यात्री विमान मॉस्को के पास हुआ क्रैश, जेट में सवार सभी क्रू मेंबर्स की हुई मौत। जी हां, रशिया में यात्री विमान परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में सभी 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई है। रूस का यात्री जेट शुक्रवार यानी 12 जुलाई को उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रशिया के इमरजेंसी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यात्री विमान सुखोई सुपर जेट 100 मॉस्को के पास जंगल में क्रैश हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि यात्री जेट रूसी राज्य नियंत्रित प्राकृतिक गैस की दिग्गज कंपनी गजप्रोम के स्वामित्व वाला था दोस्तों। तो वहीं बता दें, IMF के सामने पाकिस्तान ने टेक दिए घुटने, पाकिस्तानी जनता की कमर तोड़ देगी शहबाज शरीफ की ये डील। दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद को कंगाली से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस समझौते के बाद पाकिस्तान की जनता के ऊपर भारी बोझ पड़ने वाला है। बोझ भी ऐसा कि पाकिस्तान चाहकर भी उसको चुका नहीं पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $7 अरब से के विस्तारित निधि सुविधा यानी EFF कार्यक्रम के लिए स्टाफ स्तर के समझौते पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने 3 साल राहत पैकेज कार्यक्रम के बारे में तभी घोषणा की जब पाकिस्तान ने उसकी सभी प्रमुखों को मानने पर सहमति जताई। IMF की मांगों में पाकिस्तानी जनता को कोई रियायती सुविधा न देना शामिल है। तो वहीं बता दें, अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की बड़ी मुश्किल, दानदाताओं ने रोकी $9 करोड़ की फंडिंग। टेंशन में आ गया जो बाइडेन की पार्टी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी बाइडेन समर्थक राजनीतिक कार्रवाई समिति फ्यूचर फॉरवर्ड को इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर जो बाइडेन चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को लगभग $90 मिलियन की फंडिंग रुक जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट में बाइडेन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद डेमोक्रेटिक दानदाताओं की ओर से फ्यूचर फॉरवर्ड को दिए जाने वाले अभियान योगदान को रोक दिया गया है। बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में निराशा देखी जा रही है। बाइडेन भी मान चुके हैं कि उनकी डिबेट बेहद ही खराब थी। इसके बाद से वो इंटरव्यू और पब्लिक रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी के अंदर गुस्सा कम होता दिखाई नहीं दे रहा। बाइडेन की पार्टी के कई सदस्य अब उन्हें उम्मीदवारी छोड़ने के लिए सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर आपस में बातचीत भी की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि खुद जो बाइडेन को बयान देना पड़ गया। कहने लगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार
शनिवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान में वापसी की। उन्होंने मतदाताओं और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं व सदस्यों को राष्ट्रपति पद के लिए अपनी सेहत के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश की। मिशिगन के नॉर्थ विले में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ठीक हूं। दोस्तों, ऐसे में क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बार जो बाइडेन को कोई भी नहीं बचा सकता और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी हरा नहीं सकता। जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में भी क्या स्थिति चल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, और आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अमेरिका का अगला नया राष्ट्रपति? बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, एलन मस्क का हाथ ट्रंप के साथ पूर्व राष्ट्रपति के चुनावी अभियान को दे दिया बहुत बड़ा और भारी चंदा। जी हां, टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक यानी फाउंडर एलन मस्क ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए एक बहुत बड़ी राशि दान की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर व्हाइट हाउस तक पहुंचाने के लिए काम कर रही एक सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को दान दिया है। एलन मस्क, जो अरबपतियों के सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने अमेरिकी पीएसी नामक एक लो प्रोफाइल ग्रुप को दान दिया और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान पर काम कर रहा है। तो वहीं बता दें, देहरादून रेडियो एक्टिव उपकरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून में हलचल, दिल्ली तक कनेक्शन। अब भाभा परमाणु शोध केंद्र से सामने आएगी हकीकत। जी हां, राजधानी देहरादून में रेडियो एक्टिव उपकरण मिलने से हलचल मची हुई है। खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में दिल्ली और फरीदाबाद तक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं अब भाभा परमाणु शोध केंद्र पर नजर टिकी है। शोध केंद्र की जांच के बाद ही हकीकत सामने आ पाएगी। संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बता दें, नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट हुए इसरो के स्पेस प्रोग्राम के फैन जमकर कर दी तारीफ। कहा, भारत ने अंतरिक्ष में जो किया कोई नहीं कर पाया अब तक। जी हां, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का लोहा अब दुनिया मान रही है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्टीव ली स्मिथ ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के फैन हुए हैं। स्मिथ ने कहा कि भारत ने ऐसे कारनामे किए हैं जो कोई अन्य देश नहीं कर पाया। स्मिथ भारत के चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र कर रहे थे, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। एएनआई से बात में उन्होंने कहा कि भारत पिछले 20 वर्षों में अंतरिक्ष में बहुत सफल रहा है और दुनिया भर में इसका बहुत सम्मान किया जाता है। मिशन ओवर मार्स पहली बार था जब किसी देश ने अपने पहले प्रयास में मंगल की परिक्रमा की थी। यानी कि भारत के इसरो की जमकर तारीफ की है दोस्तों इस नासा के साइंटिस्ट ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहीं आपको बता दें, असम में बाढ़ के कारण 106 मौतें, 12,33,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 2,406 गांव हुए जलमग्न। जी हां, असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में जलस्तर घटने लगा है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। गुवाहाटी स्थित भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने बताया था कि असम के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कोकराझार जिले के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं बता दें, अनंत राधिका को आशीर्वाद देने मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अंबानी परिवार ने किया उनका भव्य स्वागत। जी हां, प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को बहू राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के लिए पीएम मोदी मुंबई पहुंचे। मुकेश अंबानी ने खुद गेट पर आकर पीएम मोदी जी को रिसीव किया और इसके बाद हॉल में अंदर ले गए। वहां पर उन्होंने अपने परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री को मिलवाया। सब लोगों ने पीएम मोदी जी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी उसी भाव से हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का जवाब दिया। पीएम मोदी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर दोनों को आशीर्वाद दिया। साथ ही अपनी ओर से उन्हें उपहार भी दिया। जब पीएम मोदी अनंत राधिका को आशीर्वाद दे रहे थे तो उस दौरान बैकग्राउंड में राम भजन चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अनंत राधिका की शादी की अरब अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक है चर्चा। अमेरिकी मीडिया संस्थान सीबीएस न्यूज ने जॉन सीना, मार्क जुकरबर्ग, बॉलीवुड सितारे, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता और दुनिया भर से लोगों के शादी में आने को खबर बनाया। अरब न्यूज ने अनंत और राधिका की शादी को जगह दी है और समारोह के कई पहलुओं को उजागर भी किया है। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया में से कुछ बड़े बड़े मीडियाज ने लिखा है कि हद से ज्यादा पैसे खर्च किए गए। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि भारत में असमानता का मुद्दा उठाया है। जी हाँ, यानी ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस भी हैं दोस्तों जो अनंत राधिका की शादी पर नेगेटिविटी भी फैला रहे थे। तो वहीं बता दें, संविधान हत्या दिवस पर विपक्ष ने उठाया सवाल तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिखा दिया विपक्ष को आईना। क्या कहा बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले का विरोध करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर शनिवार को निशाना साधा और कहा कि आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी सत्ता के लिए अराजकतावादी कहलाने को तैयार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चूंकि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, इसीलिए उन लोगों के दिलों में बहुत दर्द है जो संविधान का रक्षक होने का दिखावा कर रहे हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि
जब 50 साल यानी आपातकाल लागू होने के बाद 50 साल हो गए हैं तो संविधान हत्या दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा में आप अपने ऊपर अराजकता का ठप्पा लगाने को भी तैयार है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या जेपी आंदोलन उनके लिए भी अराजकता था। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, उपचुनाव में बीजेपी की हार पर विपक्ष को ऐसे मिला तंज कसने का एक और मौका। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी हारती दिखाई दी है बीजेपी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी अयोध्या के हार को भूल भी नहीं पाई थी कि उपचुनाव में एक ऐसी और हार का सामना करना पड़ गया। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्म नगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या के हार से जोड़कर बताया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली विक्ट्री के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्री ने बीजेपी की को करारी शिकस्त दी है, यानी कि ये गंभीर और सोचने वाली बात है बीजेपी के लिए कि आखिर वो धार्मिक स्थल जैसे क्षेत्र में चुनाव कैसे हार जा रही है। आखिर वहाँ की जनता चाहती क्या है, आपका कहना चाहेंगे दोस्तों, जवाब अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, मुसलमान कोई वोट डालने की मशीन है क्या, हम एटीएम भी नहीं है कि पूरी बात आपको बता दें आखिर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के एमपी जीत कर आए मगर एक भी मुसलमान सांसद नहीं जीता। ओवैसी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को लेकर दावा किया जाता है कि इसमें हर किसी का प्रतिनिधित्व शामिल है। लोकतंत्र में हर समाज का एमपी जीत कर जाता है मगर महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम नहीं जीतता। ऐसे में ये बात सोचने वाली तो है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद से इम्तियाज अली नहीं जीत पाए, इसको लेकर राज्य के पूरे मुस्लिम समाज में गुस्सा है और सवाल पूछा जा रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि हर समाज का व्यक्ति जीत रहा है लेकिन हमारा एक सांसद था जिसे मिलकर हरा दिया गया, यही सच्चाई है। उन्होंने कहा कि ये बात मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए कि हम वोट डालने की मशीन तो नहीं है ना, हम एटीएम भी नहीं है कि तुम आओ दबाओ और हम वोट डालते जाएं। बता दें एक और खबर, रक्षा मंत्री को एम्स अस्पताल से मिल गई छुट्टी। पीठ दर्द की शिकायत पर 2 दिन पहले हुए थे एम्स अस्पताल में भर्ती। जी हां, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से छुट्टी मिल गई है। वो बीते 2 दिनों से यहाँ भर्ती थे। उन्हें कमर में दर्द के बाद एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। एम्स की मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा के अनुसार ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो वहीं बता दें ये थी अभी तक की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी, जैसी भी लगी दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।